अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने लॉ ऑफ कम्बिनेशन दैट्स केमिकल कम्बिनेशन एक्चुअली द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के जो लॉज दो हैं वो हमने पढ़ने हैं। एक लॉ तो हमने कल ही पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमें बताता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है विद इन द रिएक्शन के दौरान, और रिएक्शन से पहले जो भी मास होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई जो इनका मास होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद वो बराबर होता है या नहीं होता है। इसके लिए हमने क्या किया है, आई हैव रिटन ओवर हियर दैट टेक ए कॉनिकल फ्लास्क। हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिटेड विद ए कॉर्क, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से इसको कॉर्क ये ऊपर वाली जो चीज है इसको हम कॉर्क से बंद कर सकते हैं। दिस इज सिंपली द कॉर्क। ओके, आल्सो टेक ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब अंदर से लिया है एंड टाई इट विद अ थ्रेड विद अ नेक। इसको हमने धागे से बांधा है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ पर है, दो दिस इज सिंपली बीन कॉल्ड एज थ्रेड। ये हमें लिखना भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट ट्यूब अंदर से इसमें डाला इस कोनिकल फ्लास्क में, इसको हमने थ्रेड के साथ बांधा सो दैट इट कैन सस्पेंडेड इन द फ्लास्क। क्योंकि ये पूरी तरह से इसके सतह पर नहीं आना चाहिए, ये पूरी तरह से सस्पेंड रहना चाहिए, हवा में लटकना चाहिए इस फ्लास्क में। अब हमें क्या करना है, वेट द फ्लास्क कॉर्क एंड टेस्ट ट्यूब टुगेदर। इस सारे सिस्टम को हमने वेट करना है, इसका वजन करना है, इस फ्लास्क का, इस टेस्ट ट्यूब का और इस कॉर्क का, इस सारी चीज का हमने वेट करना है। इसका हमने नाप तोलना है पूरी तरह से। इसका जो वेट है वो हमें पता चलना चाहिए कि इस सिस्टम का वेट कितना है। इन चीजों को मिला के लाइक दैट ऑफ फ्लास्क, कॉर्क एंड टेस्ट ट्यूब टुगेदर वी हैव टू वेट दैट। नाउ अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमारा ये हुआ कि जो इम्पीटी सिस्टम है, अभी हमने इस फ्लास्क में कुछ नहीं डाला, ये जो इम्पीटी सिस्टम है टेस्ट ट्यूब और जो हमारा फ्लास्क है और कॉर्क का, इसका हमने वेट किया। नाउ हमने दो सॉल्यूशंस बनाई है। एक सॉल्यूशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हमने लेना है 5 ग्राम बेरियम क्लोराइड को हमने 100 ml वाटर में ऐड करना है, तो हमें हासिल होगा 5% सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट वी हैव टू मेक। So the first solution that we made, that is simply the 5% of barium chloride. How we can make them? We can take 5 grams of barium chloride and we must add it in 100 ml of water so that we can get 5% solution of barium chloride. This is the first solution that we got. Now in the another solution, what we have to make? We have to make 5% solution of sodium sulfate. Sodium sulfate के हमें 5 ग्राम लेने हैं और इसको हमने 100 ml water में ऐड करना है, तो as a result of that we can get the 5% solution of sodium sulfate. तो हमने दो सॉल्यूशंस बनाई, 5% solution of barium chloride और 5% solution of sodium sulfate in each 100 ml of water. Now हमने क्या करना है, now take a small amount of the barium chloride solution in the conical flask. Conical flask में हमने barium chloride लेना है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से ये जो ब्लैक डॉटेड है ये हमारा है barium chloride। यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसको barium chloride, इसको हमने फ्लास्क में डाला है। जो हमने पहली सॉल्यूशन बनाई इसको हमने फ्लास्क में डालना है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोडियम सल्फेट इन द टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट की जो 5% बनाई है इसको हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला। सो दिस इज सोडियम सल्फेट एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है और इस सोल्यूशन में हमारा, इस फ्लास्क में हमारा बेरियम क्लोराइड है। सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क विद द थ्रेड एज शोन। अब हमने इस थ्रेड के साथ इसको सस्पेंड किया है, इसमें सोडियम सल्फेट है और इस फ्लास्क में हमारा बेरियम क्लोराइड है। नाउ आगे क्या करना है, वेट द कंप्लीट सिस्टम। अब इस सिस्टम को हमने वेट एक बार और करना है। पहले हमने खाली अपैरेट्स को का वजन किया, अब हमने इन सॉल्यूशंस को मिला के हमने इसका वेट करना है, इसका वजन करना है। नाउ subtract the mass of the empty apparatus, the difference will give you the mass of the reactants taken together. क्योंकि अब हम reactants पर ही हैं, जो हमने पहले वजन किया था खाली apparatus का, वो वजन हमने माइनस करना है इस वजन के साथ जो हमने अभी ये सॉल्यूशंस के साथ इन apparatus का वेट किया, इस इन reactants का, इन apparatus का सॉल्यूशन के साथ जो हमने वेट किया उसमें से माइनस करना है हमने उन अपैरेट्स का वेट जो खाली थे। मतलब जो पहले हमने अपैरेट्स किए थे उनका वजन किया था उसमें वो हमें माइनस करना है इन
इस वजन के साथ, इस वेट के साथ हमने माइनस किया है, सो दैट वी कैन गेट सिंपली द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इससे हमारा वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स पता चल जाएगा। नाउ चूंकि हमें प्रोडक्ट्स के भी साथ लेकर इसका मास भी जांचना है। नाउ लूजन द कॉर्क सो दैट द थ्रेड इज लूजनड एंड द टेस्ट ट्यूब फॉल्स इन द फ्लास्क। अब हमने इस फ्लास्क पे आना है। अब हमने इस थ्रेड को थोड़ा लूज किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से अब इस सोल्यूशन में घुल-मिल हो गया। जो इस टेस्ट ट्यूब में हमारा सोडियम सल्फेट था, अब ये सोडियम सल्फेट नहीं रहा, अब ये पूरी तरह से बेरियम क्लोराइड में घुल-मिल हो गया। सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट द सॉल्यूशंस, बोथ द सॉल्यूशंस, द 5% solution of sodium sulfate and 5% solution of barium chloride usually got mixed। वो पूरी तरह से मिक्स हो गई क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब इसमें पूरी तरह से डूब गया। विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन गेट अ सॉल्यूशन दैट मींस दे आर मिक्सिंग टुगेदर, द टू सॉल्यूशंस आर मिक्सिंग टुगेदर, दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ घुल-मिल हो गए। सो विद द रिजल्ट ऑफ दैट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक सफेद लायर यहाँ से ऊपर चढ़ेगी क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे में घुल-मिल हो गई एक रिएक्शन के तहत। सो रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से ऐसी हो जाएगी, दैट इज बेरियम क्लोराइड जो अभी फ्लास्क में था, वो सोडियम सल्फेट जो टेस्ट ट्यूब में था, वो दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों रिएक्टेंट्स है और एक नई चीज बन गई, दैट्स कॉल्ड एज बेरियम सल्फेट, क्योंकि यहां से हमारा प्रोडक्ट बन गया बेरियम सल्फेट। सो दैट्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो यहां से हमारा व्हाइट लायर ऊपर से आ जाएगी, दैट इज बेरियम सल्फेट। द बेरियम सल्फेट इज व्हाइट precipitate that we get after the reaction of the barium chloride and sodium sulfate when we mix together। and also one additional thing that's called as sodium chloride, और sodium chloride हमें हासिल हो गया। so इसका मतलब यह हुआ कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों को मिला के जब हमने थ्रेड रिलीज की, एक व्हाइट precipitate that's called as the barium sulfate ऊपर जो व्हाइट लायर जम गई वो हमें हासिल हो गई और सोडियम क्लोराइड हमें हासिल हो गया। नाउ हमने क्या करना है, वेट द कंप्लीट अपरेट्स अगेन विद द कंटेंट। अब हमने एक बार और इसको वजन करना है, एक बार इसको एक और वेट करना है, इसका वजन करना है। सो दैट वी आर वेइंग एक्चुअली द प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स का वजन कर रहे हैं। इससे पहले हमने खाली अपरेट्स का वजन किया, उसके बाद हमने रिएक्टेंट्स का वजन किया, अब हमने प्रोडक्ट्स का वजन करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट द इनिशियल मास ऑफ द इम्प्योरिटी अपरेट्स, जो इम्प्योरिटी अपरेट्स का पहले वजन किया था, इस प्रोडक्ट के मास से हमने उसको माइनस करना है। द डिफरेंस विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स along with that of the reactants left unreacted। we observe that the mass comes out to be same as it was before the reaction। तो इसमें से खाली अपरेट्स का वजन जो है वो हमने माइनस करना है। अब हमें पता चल गया है, अब हमें पता चलना चाहिए, ये भी हमें प्रूव हो गया कि जो रिएक्टेंट्स का मास था रिएक्शन से पहली फ्लास्क में वो बराबर है प्रोडक्ट्स के मास से रिएक्शन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स का जो मास था रिएक्शन से पहली फ्लास्क में वो इक्विवेलेंट है हमारी जो हमारा जो मास है in the second flask, that is always equal, so that we can say that the mass comes out to be same as it was before the reaction। it proves the law of conservation of mass। तो इस तरह से हमने law of conservation of mass को प्रूव किया। so with the result of that dear students कि पहली फ्लास्क में हमारा जो मास था वो इक्वल है the mass of the second flask, that's the product mass is always equal to that of the reactant mass। simply इसमें हमने empty apparatus का mass माइनस करना है। so that we have proved this law of conservation of mass। अब हम second law पे आते हैं, जो law of chemical combination का second law है, that's law of constant composition। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, that's law of definite proportion। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो है वो चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, इसी सूरत में हम ये दूसरा लॉ पेश करेंगे आपके लिए। इसको सबसे पहले इसको फॉरवर्ड किया था, पुट किया था, पोस्टुलेट किया था सिंपली जेल प्रोस्ट ने इन 1799 में जेल प्रोस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था पहली बार इन 1799 जेल फ्रोस्ट ने। सो ये क्या कहता है इन दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, व्हाट इट सेज, लुक एट हियर। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। एक केमिकल कंपाउंड में एक ही किस्म के एलिमेंट्स ऐड होते हैं इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, लेकिन इनका जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है वो प्रपोर्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। सेम एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम हाइड्रोजन को ही ले लें, नहीं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, इसका मतलब यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन ही ऐड होगा, दैट्स कॉल्ड एज द सेम एलिमेंट्स। सो सेम एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से अगर हमारा सल्फ्यूरिक
एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की अगर एग्जांपल ले ले H2SO4, इसमें हमारा हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट ही सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इनकी मतलब रिप्लेसमेंट करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकता। सो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं वो सिर्फ सेम एलिमेंट से बनते हैं और इनकी एक खास प्रोपोर्शन मिलके इन कंपाउंड्स को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल की मदद से आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल समझने के लिए हमने वाटर एग्जांपल ले ली, क्योंकि वाटर हम डिफरेंट सोर्स से हासिल करते हैं, लाइक दैट ऑफ ओशंस, लाइक दैट ऑफ रिवर्स, लाइक दैट ऑफ लेक्स, लाइक दैट ऑफ स्प्रिंग्स, लाइक दैट ऑफ स्ट्रीम्स, कैनाल्स। इन सारी चीजों से हमने वाटर को हासिल किया है। और वाटर में हमने पता है कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट्स H2O। क्योंकि H2O जो है वाटर का केमिकल फार्मूला है, इसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिलकर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इन वाटर दिस मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन्स टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक खास प्रोपोर्शन होता है जिसके तहत ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दैट्स 1:8। And that's the atomic number of the atomic mass of actually the hydrogen, that's 1 our atomic number, and that of oxygen is that of 8। तो 1:8 रेशियो में हमारा जो एटम होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो मिलते हैं। सो दैट इट कैन नॉट बी लाइक दैट ऑफ H4O or H5O or HO, it is simply H2O। that means the hydrogen 2 parts and oxygen 1 part। this is simply the definite proportion। एक खास proportion होता है 1:8। वाटर मॉलिक्यूल में 1:8, 1 part हाइड्रोजन का और 8th part that of oxygen। that means the 1:8 ratio of this hydrogen and oxygen combines, that is a definite proportion so that they can form the water molecule। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम 9 ग्राम वाटर ले लें, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो हम सिंपली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें हासिल होगा। अगर हम कलेक्ट करेंगे इसके गैसेस, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसके गैसेस हो जाएंगे, सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमें हासिल होगा और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें हासिल होंगे। सो दैट वी कैन प्रूव द 9 grams of the total water will decompose into 8 grams of oxygen and 1 gram of hydrogen। So dear students who have completed both the laws of chemical combination, one is law of conservation mass and the second one is law of definite proportion of or law of constant composition or law of definite proportion। Thank you।